Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इनकम टैक्स के अंदर मैं आपको जो टॉपिक कवर कराऊंगा वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है सर, क्या होता है चलिए सर देखते हैं, शुरू करते हैं। बेसिकली देखिए ये बात अपनी हो गई है कि एक व्यक्ति कई प्रकार से अपनी इनकम कमा सकता है। वो जॉब करके सैलरी कमा सकता है, वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देके पैसा कमा सकता है, या वो अपनी असेट्स को सस्ते में खरीद के और महंगे में बेचकर पैसा कमा सकता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं जिससे वो पैसा कमाता है, और वो इनके अलावा जो भी तरीके हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाते हैं। चलिए सर देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक में क्या आएगा। तो आपकी वो इनकम जो कहीं नहीं जाती, जो सैलरी हेड में नहीं जाती, जो आपकी बिजनेस हेड में नहीं जाती, न सैलरी में जाती है, न बिजनेस में, न हाउस प्रॉपर्टी में, न कैपिटल गेन में, जो शुरू के 4 हेडों में कहीं नहीं जाती, वो इनकम आपकी अदर सोर्स में आती है। तो अब डेफिनेट आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी इनकम होती है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं एक एक को आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा मिलेगा। रिपीट, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा मिलेगा अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो ये जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, और ये असेसमेंट ईयर 21-22 से दोबारा टैक्सेबल किया गया है। पहले कुछ साल ऐसे भी रहे जब ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहा या 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहा। इसके नियम बहुत चेंज होते हैं, और असेसमेंट ईयर 21-22 से लेके ये नियम है कि अब अगर डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिला, दैट इज घरेलू कंपनी से डिविडेंड मिला, तो वो टैक्सेबल होगा, आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और इस इनकम को अदर सोर्स में लिखा जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हमेशा से टैक्सेबल है। अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको बदले में शेयर डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड ऑलवेज टैक्सेबल होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हैं और वहां प्रॉफिट्स का बंटवारा हुआ, आपको भी प्रॉफिट मिला, तो शेयर मिला, तो ये डिविडेंड हमेशा से टैक्सेबल होता है। इसी तरह से एक खास तरह का डिविडेंड होता है जिसका नाम है 222E के तहत डिविडेंड। इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बात करूंगा। तो ये सभी तरह के डिविडेंड, जैसे अब ये आप कह सकते हैं कि सभी तरह के डिविडेंड टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर आप बैंक में पैसा रखाते हैं ब्याज मिलेगा, आप FD कराते हैं ब्याज मिलेगा, आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं ब्याज मिलेगा, आप अपने किसी मित्र रिश्तेदार को उधार देते हैं, किसी कस्टमर को उधार देते हैं ब्याज मिलेगा। वो सारी ब्याज की इनकम अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपको कस्टमर से जो ब्याज मिलता है, दैट इज कस्टमर, दैट इज अगर आपका कोई ग्राहक है, वो आपसे माल ले गया था और आपको पैसा देर से जमा कराता है, उसका जो ब्याज है वो आपका अदर सोर्स में नहीं जाएगा, वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स फर्म में पूंजी लगाते हैं, उनको पूंजी पे जो ब्याज मिलेगा, वो पूंजी का जो ब्याज होगा जो उनके खाते में क्रेडिट होता है, वो उनकी बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो उनकी अदर सोर्स की इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से है इनकम फ्रॉम कमीशन। अगर आप कमीशन एजेंट हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी, शेयर्स बिकवा दिए, कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बिकवा दिया, कुछ भी आपने कमाया, जैसे आजकल एफिलिएटिंग मार्केट चलती है जिसमें अपने को एफिलिएट होने के नाते कमीशन मिलता है। आप कोई प्रोडक्ट लोगों को कहते हैं कि आप खरीदें और आपके कहने पे लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो आपको एफिलिएटिंग का कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन की इनकम आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। इसी तरह ब्रोकरेज, जैसे अगर आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी डीलर है या आप आड़त का काम करते हैं, तो अगर कोई सौदे करते समय आपको दलाली मिलती है तो वो आपकी अदर सोर्स मानी जाती है। दैट इज अगर आपका मेन बिजनेस ही ये हो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आपको कभी कभार कोई इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन करने पे कोई दलाली मिल गई तो वो आपकी अदर सोर्स में आएगी। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैजुअल इनकम। दैट इज वो इनकम जो आपको किस्मत के सहारे होती है। जैसे आपने कोई लॉटरी जीत ली, आपने कोई क्रॉस पजल सॉल्व करके भेजी और इनाम में आपका लकी विजेताओं में आपका नाम आ गया,
आपने किसी हॉर्स रेस में किसी घोड़े पे दांव लगाया, वो घोड़ा जीत गया, आपको ताश जुआ खेला, गैम्बलिंग करी, कि सर वो तो इलीगल है ना। इलीगल है, लेकिन इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है। आप हमेशा याद रखिएगा, लीगल या इलीगल होने से आईपीसी के जो प्रावधान लगेंगे वो तो लगेंगे, भारतीय दंड संहिता के जो प्रावधान है वो तो लगेंगे, बट अगर आपने जुए से पैसा जीता है तो वो भी अदर सोर्स में आएगा। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर जुए से जीते हैं ये बताएगा कौन? ठीक है, हम वो नहीं कहते, हो सकता है कि कहीं पे ऑनलाइन जुआ चलता हो, उसका भी हिसाब साफ आ जाता हो सामने। तो अगर आपने ऑनलाइन जुए से या कहीं से भी अगर जीते हैं और पता लग गया है तो वो अदर सोर्स में जाएगा। और अगर आपने कैजुअल इनकम को प्राप्त करते समय कोई खर्चा किया हो तो उसकी कटौती आपको नहीं मिलेगी। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि लॉटरी जीती 10,000 की और आपने टिकट खरीदा था 500 का, तो आप कहेंगे कि मेरी नेट इनकम तो 9,500 हुई, लेकिन वो 500 रुपए आपके खर्चे नहीं माने जाएंगे, आप जो जीतेंगे वही आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद है शारीरिक व मानसिक कार्यों से आय। जैसे मानसिक कार्य ये हो सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कॉपीज चेक करते हैं, आप एग्जामिनर हैं, आपको पैसा मिलता है, या अगर आप किसी कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं और आप स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और आप इन्विजिलेटर अपॉइंट होते हैं और आपको वहां 2-3 घंटे खड़े रहने का और बच्चों का ध्यान रखने का पैसा मिलता है, तो उसमें भी मेंटल पेन होता है, फिजिकल पेन भी है ही, तो वो जो इनकम होगी वो भी अदर सोर्स में जाएगी। इसी तरह से अगर आप पेपर सेटर हैं, आपका पेपर आता है, पेपर आता क्या है, पेपर आप बनाते हैं, तो उसको तैयार करने का भी आपको जो भी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी मिलता है वो आपका अदर सोर्स का इनकम है। इसी तरह से अगर आप कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे आप एक अच्छे लेखक हैं और आप अखबार में आर्टिकल लिखते हैं, वो छपता है तो उसका डेफिनेट आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, वो अदर सोर्स इनकम है। इसी तरह से अगर आप कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं तो लेक्चर डिलीवर करने के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वो इनकम भी आपकी अदर सोर्स इनकम में मानी जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने बुक्स लिखी हैं और आप कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं है, बुक लिखना ही आपका काम नहीं, बस आपने एक शौकिया किताब लिख दी और वो पब्लिश हो गई, आपको रॉयल्टी मिली, तो वो इनकम भी आपकी अदर सोर्स में मानी जाएगी। इसी तरह से अगर आप अगर आप सांसद या एमपी हैं, मान लीजिए कि अगर आप कहीं के एमएलए हैं, कि विधानसभा से चुने हुए आप एमएलए हैं, या किसी संसदीय क्षेत्र से आप एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो वो तब आपको सैलरी भी मिलेगी, है ना। ये जो एमपीज और एमएलएज होते हैं इनको सैलरी मिलती है, लेकिन इनकी सैलरी हेड में नहीं जाती, इनकी सैलरी जो होती है वो अदर सोर्स हेड में जाती है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इनकी जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में जाती है। इसका रीजन भी है कि जो नेता लोग होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो सरकार के नौकर नहीं होते, बल्कि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है कि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। सैलरी हेड में वही चीज जाती है जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन साबित होता है। जैसे कुछ मामलों में, जैसे जो पार्टनर होता है वो फर्म का नौकर नहीं होता, जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का नौकर नहीं होता, जो नेता होता है वो देश का नौकर नहीं होता, तो इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, तो ये सैलरी हेड में नहीं जाती। इनको अगर एक पार्टनर को सैलरी मिलती है तो सैलरी हेड नहीं लगेगा, एक डायरेक्टर को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। एक होते हैं फुल टाइम डायरेक्टर, उनका केस अलग है। और जो नेताओं को सैलरी मिलती है वो भी सैलरी हेड में नहीं जाती है, बल्कि वो नेताओं वाली सैलरी में बता रहा हूं कि आपके अदर सोर्स में जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया कि डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको अगर सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं तो वो भी अदर सोर्स हेड में जाया करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज। दैट इज अगर आपके ऊपर यानी किसी बंदे के ऊपर छापा पड़ा, उसमें कुछ पैसा पाया गया, कुछ इन्वेस्टमेंट पाए गए, कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए कि आप इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आप बता नहीं पा रहे कि वो पैसा कहां से आया है, यानी आपने वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया था। आपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे उसमें कभी आपने बताया ही नहीं कि आपके पास ये सब भी है, तो बाद में वो सारी इनकम आपकी अदर सोर्स हेड की इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से अगर आपका फॉरेन के अंदर विदेश में कोई फार्म है, खेत है, कोई बगीचा है, वहां से आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है।
ये आप समझ लीजिए कि जो भारत में एग्रीकल्चर इनकम होती है, भारत में जो खेती करने से इनकम होती है, वो जनरली एग्जेम्प्ट है। प्राइमा फेसी रूल ये है कि भारत में खेती करने से जो इनकम होती है किसानों को, वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन कुछ मामलों में आप पाएंगे कि वो स्पेशल तरीके से टैक्सेबल भी होती है। बट एनीवेज जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका अगर एडजस्टमेंट होना भी होता है तो वो टोटल इनकम के बाद होता है, वो अपन आगे वाले टॉपिक्स में कभी पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि इंडियन इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, ये याद कर लीजिए, और एडजस्टेड आफ्टर द टोटल इनकम। और जो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है, जो विदेशों से होने वाली एग्रीकल्चर इनकम है, दैट इज टैक्सेबल इन द अदर सोर्स हेड। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अदर सोर्स हेड। ठीक है, केवल जमीन को किराए पर दिया जाए। सपोज कीजिए आपके पास कोई जमीन है, वो आप किराए पे देते हैं, तो आपको याद आएगा सर वो तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। देखिए, अगर आपने कोई मकान किराए पर दिया है तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। मकान भी कहना गलत है, अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दी है तो उसकी इनकम जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। लेकिन अगर आप केवल जमीन को किराए पर देते हो तो वो जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में जाती है, याद रखिएगा। तो जैसे आपके पास कोई ग्राउंड है, वो आपने ग्राउंड किराए पे दे दिया, या कोई जमीन है आपने किराए पे दे दिया, लोगों ने उसके ऊपर मेला लगाया, तो वो इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, ओनली लैंड से जो इनकम होती है। इसी तरह से एक फैमिली पेंशन होती है। फैमिली पेंशन आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति रिटायर हो गया, ठीक है, और रिटायर के बाद इसकी पेंशन चालू हो गई। ठीक है, तो अगर इसे पेंशन मिली है जो रिटायर हुआ था तो वो मामला है सैलरी हेड का। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति मर गया, की डेथ हो गई, और इसका जो स्पाउस है, इसका जो जीवन साथी है, उसकी पेंशन चालू हो गई, तो इसकी पेंशन को अपन फैमिली पेंशन नाम देंगे। उसको हमने, जो रिटायर हुआ था उसको पेंशन मिली है तो उसको पेंशन बोलेंगे, खाली पेंशन। और रिटायर्ड के जो जीवन साथी को पेंशन मिलेगी या उसके जो बच्चों को पेंशन मिलेगी, उसे हम कहेंगे फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन जो होती है वो अदर सोर्स हेड में जाती है। फैमिली पेंशन कवर्ड इन द अदर सोर्स। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसमें से आपके 15,000 रुपए तक माइनस हो जाते हैं। आपकी जितनी पेंशन मिलेगी, जैसे आपकी सपोज 30,000 रुपए पेंशन आपकी बनी, तो 30,000 में से आप 1/3 का रूल होता है, आपका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और आपका बाकी का केवल 20,000 रुपया ही आपकी इनकम माना जाएगा। पूरा 30,000 आपकी इनकम नहीं जाएगा माना जाएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि सपोज आपकी पेंशन 50,000 है, और 50,000 का 1/3 समथिंग 16,600 कुछ रुपए होता है, तो आपकी एग्जेम्पशन 16,000 कुछ की नहीं होगी, क्योंकि 15,000 की मैक्सिमम एग्जेम्पशन होती है। तो कीपिंग इन माइंड आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूरा टैक्सेबल तो नहीं होता, कुछ आपको एग्जेम्पशन मिलती है, ये आपको याद रखनी है। एग्जेम्पशन की राशि 15,000 या 1/3 का नियम है। इसके बाद है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खुद किराए पे लेते हो और आगे किसी और को किराए पे देते हो, जैसे मैंने एक्स आदमी से किराए पे ली 5,000 रुपये महीने पे, और उसे वाई आदमी को किराए पर दे दिया 6,000 महीने पे, तो मैं जो खुद पे कर रहा हूं वो 5,000 है, और जो मैं वसूल कर रहा हूं वो 6,000 रुपये महीना है। तो जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है, ये जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है, वो मेरा अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको लगेगा सर ये इनकम भी तो रेंट की इनकम है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में आप खुद ही किराए पे ले रहे हो, फिर किराए पे दे रहे हो, कर सकते हो, बिजनेस है, बिजनेस तो किसी भी तरह का कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी जान कहती है कोई सा भी बिजनेस करो, पैसा कमाओ आप तो बस। तो इसके बाद है सर कोई नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया मैं। कोई असेट है और आपने मान लीजिए उस असेट्स को बेचने का अग्रीमेंट किया था। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को बेचने का अग्रीमेंट किया था। मान लीजिए कि एक 50 लाख का अग्रीमेंट हुआ था और आपको एज अ 5 लाख रुपए एडवांस मनी मिल गया। ठीक है, 5 लाख रुपए एडवांस मिला, और लेकिन बाद में सौदा हुआ नहीं और आपने 5 लाख रुपए उसके दबा लिए मतलब आपने अपने पास रख लिए। तो ये 5 लाख की इनकम है और ये अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है आजकल। पहले इसका नियम अलग होता था, आजकल ये इनकम इस तरह से अदर सोर्स में मानी जाती है। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको गिफ्ट के रूप में पैसा मिलता है, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलती है, तो अगर आपको जो गिफ्ट मिले हैं उनका टोटल 50,000 से ज्यादा हो गया तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो जैसे एक व्यक्ति कहता है कि उसे 60,000 का गिफ्ट मिला, तो वो 60,000 उसकी इनकम में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे 40,000 का गिफ्ट मिला,
तो वो उसकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें 50,000 का क्राइटेरिया आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि सर गिफ्ट कैसे मिलेगा वो आप देखो, ऐसे दोस्त ढूंढो जो गिफ्ट विफ्ट तुम्हें देवें। लेकिन गिफ्ट के केस में आपको बहुत सारे नियम याद रखने पड़ेंगे कि जैसे अगर गिफ्ट छोटा है, मैं छोटा बोलता हूँ 50,000 तक के गिफ्ट को छोटा गिफ्ट बोलता हूँ। अगर छोटा गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल नहीं होगा मतलब वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। देखो, जो चीज आपकी इनकम में जोड़ी जाती है, इनकम में जुड़ गई तो फिर तो टैक्स भी लग गया। तो इनकम में जुड़ जाती है उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, और नहीं जुड़ती तो उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। तो छोटा गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह से गिफ्ट अगर आपको रिश्तेदारों से मिला है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि रिश्तेदार का मतलब क्या होता है, बट आप मोटे तौर पे याद रखिए कि गिफ्ट अगर आपको रिश्तेदार से मिला है, अपने भाई से, मामा से, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसी तरह से गिफ्ट अगर आपको शादी के मौके पे मिला हो, दैट इज किसी बंदे की शादी हो रही है और उस समय उसे गिफ्ट मिला है, मैं शादी की सालगिरह की बात नहीं कर रहा, वो जो कयामत की रात है जब इंसान की शादी होती है तब उसको जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है सर। और फिर शादी की सालगिरह तो हर साल ही आएगी, जब तक उसकी खुशकिस्मती रहेगी तब तक शादी की सालगिरह आती रहेगी। तब भी हो सकता है आपको गिफ्ट मिले, पर वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसमें फिर 50,000 वाला नियम लागू होगा। इसी तरह से अगर आपको गिफ्ट में पैसा इसलिए मिला है, जैसे कोई व्यक्ति विरासत में आपके लिए पैसा छोड़ के गया, ठीक है, या आप किसी के नॉमिनी थे या सक्सीसर थे, दैट इज जो कहीं ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चले गए और आपके लिए कुछ छोड़ गए, आपको अगर इस तरह से गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। और हो सकता है कोई नॉन रिलेटिव आपके लिए कोई पैसा छोड़ जाए, ऐसे इतने लकी वैसे नसीब वाले होते नहीं है, बट कोई नॉन रिलेटिव आपके लिए कुछ पैसा छोड़ जाए तो वो गिफ्ट भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है कि जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति भी आपको गिफ्ट देके जाता है तो वो आपको के लिए एग्जेम्प्ट होगा। और इसी तरह से अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से, ठीक है, किसी शासन प्रशासन से या किसी यूनिवर्सिटी से, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या किसी हॉस्पिटल से या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रस्ट से, या कोई ऐसा ट्रस्ट है जो 12AA में रजिस्टर्ड है चैरिटेबल कॉज के लिए, उससे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। एक बार आप समझ लीजिए कि रिश्तेदार कौन होते हैं, तो काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इसको आप यूं समझ लीजिए कि सबसे पहले एक व्यक्ति ले लीजिए और व्यक्ति के पास में उसका आप जीवन साथी ले लीजिए, ठीक है। तो ये है व्यक्ति, ये तो व्यक्ति ले लीजिए, और ये छोटे वाली इसकी मैडम है, ठीक है। तो ये इसका रिश्तेदार है। अब अगर और बात करें तो इसके जो भाई बहन हैं, ठीक है, इसके जो ब्रदर सिस्टर हैं, वो इसके रिश्तेदार की डेफिनेशन में आएंगे। इसी तरह से इस मैडम के, मतलब मैं खुद एज अ बॉय बात कर रहा हूँ और मेरी मिसेज है, तो मान लीजिए उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। जैसे ये मेरी रिश्तेदार है तो इसके भाई और बहन जो मेरे साले साली हुए वो भी मेरे रिश्तेदार माने जाएंगे। इसी तरह से जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। ऊपर की तरफ जाएं तो मेरे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं वो भी मेरे रिश्तेदार माने जाएंगे। और इसी तरह से इसके लिए ऊपर जाएं तो मेरी मिसेस के जो मदर फादर हैं या इनसे ऊपर जो हैं वो भी मेरे रिश्तेदार माने जाएंगे। इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं, जो डॉटर सन हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार माने जाएंगे। और जो हमारे पोते पोती हैं तो वो भी हमारे रिश्तेदार माने जाएंगे। और इसी तरह से मेरे मदर फादर के जो भाई बहन हैं, है ना, ठीक है, जैसे मेरे मदर के भाई हो गए, मेरे मामा जी हो गए, और मेरे मदर की सिस्टर मेरी मौसी जी हो गई, मेरे फादर के भाई चाचा जी हो गए, और फादर की सिस्टर मेरी बुआ जी हो गई। तो वो सब भी मेरे रिश्तेदार माने जाते हैं। और ये जितने लोग आपने इस कहानी में सुने हैं, इन सबके जो जीवन साथी हैं, इन सबके जो जीवन साथी हैं वो सब भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो अगर बुआ जी मेरी रिश्तेदार हैं तो मेरी बुआ के जो हस्बैंड हैं फूफा जी वो भी रिश्तेदार है। अगर मामा मेरा रिश्तेदार है तो मामी भी मेरी रिश्तेदार है। मौसी रिश्तेदार है तो मौसा भी रिश्तेदार है। कि सर आपने रिश्तों के जाल में उलझा दिया मेरे लिए। मैं आपके से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कोई रिश्तेदार आपको याद आता है कि जो रिश्तेदारों की इस लिस्ट में नहीं आया? मुझे तो ध्यान है
बट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपको ऐसा कोई रिश्तेदार ध्यान आता है जो रिश्तेदारों की डेफिनेशन में कवर नहीं हुआ। एक रिश्तेदार मैं बता देता हूँ, मेरा जो कजिन ब्रदर है, जो मेरा कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, वो देख लो आप, कहीं पे भी रिश्तेदारों की डेफिनेशन में नहीं है। एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए वो है माना गया लाभांश, डीम्ड डिविडेंड किसे कहेंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, और 10% से ज्यादा शेयर्स हैं। तो एक व्यक्ति है जिसके पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर हैं, यानी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उसका ज्यादा कोई पैसा उस कंपनी में लगा हुआ नहीं है। तो पब्लिक का पैसा समझ लीजिए नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड के फिर बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट मोटे तौर पे यूं समझिए कि पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ है और उस व्यक्ति ने उस कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं। अब अगर वो व्यक्ति उस कंपनी से लोन ले लेता है, कंपनी में उसके शेयर है, उसमें वो लोन ले लेता है, तो जो लोन अमाउंट है उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। ये है बात। लिया तो उसने लोन के नाम से है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा और सेक्शन लगेगा 222E सेक्शन लगेगा, ठीक है। ये है पहली बात। अच्छा, अगर मान लीजिए कि उसने व्यक्ति ने लोन लिया 1 लाख का और उस दिन कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड होते हैं, जो एकत्रित लाभ होते हैं, वो मान लीजिए 80,000 के हैं, मान लीजिए वो 80,000 के हैं, तो फिर आपको लोन अमाउंट और वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है उनमें से लोअर अमाउंट लिया जाएगा। तो आपका लोन अगर 1 लाख का है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 80,000 है तो आपको 80,000 लेना है। और अगर मान लो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1.5 लाख होता तो आपको 1 लाख वर्सेस 1.5 लाख में कंपेयर करना है और उनमें से आपको छोटा अमाउंट पिक करना है, ठीक है। तो मेन बात आपको ये समझनी है। अब इसके बाद आ रही है करमुक्त आय की सूची। दैट इज, कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं जो होती तो अदर सोर्स की हैं बट वो टैक्सेबल नहीं होती, मतलब वो आपकी आय में नहीं जोड़ी जाती। तो एक तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिलता है 3,500 रुपए और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए तक का ब्याज अगर आपको मिलता है तो आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस है, वहां से आपने 3,000 ब्याज कमा लिया तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको उसे अपनी आय मानने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है 3,500 रुपए तक, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है और एफडी से आपको ब्याज मिलता है तो वो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पब्लिक अकाउंट खुलवा रखा है और वहां से भी ब्याज अगर 5,000 रुपए तक का मिलता है, 4,000 5,000, तो वो एग्जेम्प्ट है। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट खुलवा रखा है जो 10 साल के लिए है या 15 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, मतलब एमपीज वगैरह को सैलरी वगैरह मिलती है, वो तो हमें पता ही है और वो टैक्सेबल भी होगी अदर सोर्स में, लेकिन एमपीज को भत्ता भी मिलता है, दैनिक भत्ता होता है, और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता होता है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनका भी अलाउंस उनको मिलता है और वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है और वो अमाउंट ज्यादा होता है, बाय द वे सैलरी से ज्यादा वो अमाउंट होता है और एग्जेम्प्ट होता है। खैर, इसी तरह सुकन्या समृद्धि खाता एक बहुत ही पॉपुलर खाता आया था कि जो गर्ल चाइल्ड के लिए खोला जाता है, बहुत ही अच्छा अकाउंट है। उसका जो ब्याज पेरेंट को मिलेगा सुकन्या समृद्धि खाते का, वो ब्याज एग्जेम्प्ट है। और आप समझ सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट की आप मंशा समझिए कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें इसीलिए लाती है ताकि टैक्स बचाने के लिए ही सही, टैक्स बचाने के लिए ही सही लोग अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट तो करें। तो गवर्नमेंट को किसी भी चीज को देखो प्रमोट करना होता है और गवर्नमेंट अच्छी चीजों को ही प्रमोट करती है पब्लिकली, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से एलआईसी की जो मैच्योरिटी होती है उस पर जो आपको राशि मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अपन को पता है कि हम एलआईसी प्रीमियम भरते हैं और कभी ना कभी तो वो मैच्योर होती है, या तो मिस हैपनिंग यानी किसी की डेथ होने पे मैच्योर होती है, या फिर जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तब मैच्योर होती है, तो वो जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसमें भी हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह से अगर जो फॉर्मर एम्प्लॉयर हैं उनसे आपको कोई संवेदना राशि मिली है, सिंपैथी कॉम्पनसेशन मिला है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई सिंपैथी कॉम्पनसेशन मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ऑब्वियसली पीछे उसके पीछे कोई ग्राउंड होगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है टैक्स बचाने के लिए। आप टैक्स कैसे बचाते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। तो टैक्स बचाने के लिए लोग पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं
और उस पीपीएफ खाते से ब्याज मिलता है तो वो ब्याज एग्जेम्प्ट है, यानी आप जमा कराते हैं उससे भी आपका टैक्स बचता है और जो पीछे आप ब्याज कमाते हैं उस पर भी आपको टैक्स नहीं भरना। बल्ले नेक्स्ट देख, पोस्ट ऑफिस की एक एनएसएस स्कीम है, लाइक नेशनल सेविंग स्कीम है 1992, क्योंकि दो तरह की स्कीम है, एक एनएसएस 1987 की भी स्कीम है और एक एनएसएस 1992 की स्कीम है। तो वो आपको याद रखना है कि उसमें जो आप अमाउंट विड्रॉ करोगे, जो लमसम अमाउंट आप विड्रॉ करोगे वो एग्जेम्प्ट होगा, जो एकमुश्त राशि आप निकालेंगे वो कर मुक्त होगी। हालांकि जो हर साल उसका जो ब्याज जनरेट होता है वो टैक्सेबल होता है। 1987 में से रूल उल्टा है, अब आप इससे समझ जाना कि 1987 में से उल्टा रूल है। और किसी एम्प्लॉय की मृत्यु पर उसकी जो विधवा है या उसके बच्चों को जो ग्रेच्युटी या फंड का पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो कोई अगर एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को जो पैसा मिलता है, जो उसकी विडो है या बच्चे हैं, तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलना है, कोई मुआवजा मिलना है और वो मिलने में देर हो गई, मान लीजिए कि आपकी एक जमीन थी या खेत था और वहां पे फ्लाईओवर बन गया और फ्लाईओवर वगैरह बनने की वजह से आपकी वो जमीन गवर्नमेंट ने ले ली, कंपलसरी एक्वायर कर ली, तो आपको मुआवजा मिलेगा। मैं बात अभी कर रहा हूं कि कभी कभी आपको मुआवजा देर से मिलता है, हो सकता है आपको सरकारी काम में धीरे धीरे होते हैं, हो सकता है कि मुआवजा आपको 2 साल देर से मिला तो आपको 2 साल का ब्याज भी मिलेगा, तो उसमें से आधा ब्याज है, आधा एग्जेम्प्ट होगा। तो देरी की वजह से जो ब्याज मिला है वो आधा आपकी इनकम माना जाएगा, आधा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा आपको कुछ खास तरह की सिक्योरिटीज याद रखनी है, इनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, नाम पढ़ लीजिए। बेसिकली इसमें 9% और 10% सीरीज है, 9% और 10% बॉन्ड अगर एनटीपीसी के हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, तो मिलने वाला ब्याज एग्जेम्प्ट है। महानगर टेलीफोन निगम कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स हैं तो वो ब्याज एग्जेम्प्ट है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ब्याज 9 और 10% वाली सीरीज का ब्याज एग्जेम्प्ट है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिलने वाला ब्याज एग्जेम्प्ट है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्याज एग्जेम्प्ट है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 9% 10% वाला सीरीज का ब्याज एग्जेम्प्ट है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मिलने वाला ब्याज एग्जेम्प्ट है। 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का ब्याज, 10% रिलीफ बॉन्ड का ब्याज, रिलीफ का मतलब ही राहत होता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 10% का बॉन्ड और डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे मिलने वाला ब्याज, ये सारे ब्याज टैक्स फ्री है। इनके ऊपर अगर मिलेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मस्त। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है इस टॉपिक में कि कई बार आपकी इनकम जो होती है वो टीडीएस कटा करता है। टीडीएस का फंडा पहले बता दूं। सपोज कीजिए कि अगर आपको सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपये कमाया और आपका 10% टीडीएस है, तो इसका मतलब है आपको 90 रुपये मिलेगा। सिंपल, आपने 100 रुपये ब्याज कमाया और 10% अगर टीडीएस टैक्स कटने का नियम है तो आपको 90 मिलेगा। तो अगर मैं आपको रिसीव्ड अमाउंट दे दूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस अमाउंट कितना है। दैट इज, अगर आपको 90 रुपये मिला है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कमाया कितना था, क्योंकि इनकम दिखाते समय हमेशा ग्रॉस अमाउंट दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत लोगों को, आम पब्लिक को क्या लगता है कि हमें 90 मिला तो हमारी इनकम 90 ही है, और वो भी हम इनकम क्यों माने, क्योंकि हम टैक्स तो कटवा चुके। देखो, टीडीएस आप कटवा चुके, वो एक बात कंसीडर की जाएगी, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी तब वो उस बात को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी तो ये है कि आपकी इनकम में जुड़ी जाएगी। अब जब मैं आपको बात कह रहा हूं तो कई लोग सोचेंगे अरे सर टैक्स तो पहले ही कट गया, तो फिर वापस आप इनकम में क्यों जोड़ रहे हो। नहीं, आप मोटे तौर पे बात समझिए। अगर आपने पैसा कमाया है और आपका टीडीएस कटा है, मानते हैं, मेन बात यह है कि आप जब अपना आईटीआर भरेंगे तो उसमें तो आप उसको आय को दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, टैक्स कटा है वो बाद में हम आपकी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि न सिर्फ आपकी आय में जोड़ा जाएगा बल्कि जो आपने कमाया था सकल राशि उसे जोड़ा जाएगा। अब आप डेफिनेट जानना चाहेंगे कि कब टैक्स टीडीएस कटता है, तो इसके बिल्कुल स्पेसिफिक नियम है, हालांकि ये नियम भी चेंज होते रहते हैं। अब जो बैंक से आप एफडी होती है, बैंक में एफडी होती है, उसका आप ब्याज कमाओगे, तो अगर आपका 40,000 से ज्यादा का ब्याज बना है तो आपका टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 10% कटेगा। ठीक है, एक और बात समझिए कि जब कोरोना का समय आया था, कोरोना 20 के समय आया था, 2020 में आया था, और आप जो ईयर कंसीडर कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर 2021 ही कर रहे हैं ना। मैं इस वीडियो में जिसकी बात कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए बात कर रहा हूँ। तो
प्रीवियस ईयर 2021 कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल 20 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि मार्च 20 के अंदर ही कोरोना का समय आ गया था। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया था, मई के समय टीडीएस में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था और गवर्नमेंट ने 25% का रिलैक्सेशन दिया था। इसका मतलब टीडीएस की जो भी दरें थी उसमें से 25% कम टैक्स कट रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक एफडी का जो है नियम था 10% टीडीएस का, इन जनरल 10% का नियम है, तो उस समय ये हुआ था कि उस समय 7.5% टीडीएस ही काटा गया, 7.5% टीडीएस ही काटा गया था, ठीक है। डीप लॉजिक समझ सकें तो ये है कि टीडीएस कम कटेगा तो बंदे को ज्यादा मिलेगा, बंदे को ज्यादा मिलेगा तो कोरोना में सबको पैसे की जरूरत थी, ये बात है ही है। तो यही बात थी, इसीलिए तो मोटे तौर पे आप 10% याद रखिए। और 14 मई 2020 से एंड तक आपका जो प्रीवियस ईयर 2021 एंड हुआ, वहां तक नियम था 7.5% टीडीएस का। जल्दी से बोलता हूं, अगर आपका एफडी का ब्याज 40,000 से ज्यादा है और अगर आप सीनियर सिटीजन है, आप मतलब जो टैक्स पेयर, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा ब्याज होने पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटने का क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि 60,000 कह लेते हैं, 60,000 का इनकम उसका बनता है तो उसका 6,000 टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से, और 7.5% के हिसाब से सोचें तो उसका 4500 टीडीएस कटेगा और बाकी का अमाउंट उसका मिलेगा। लेकिन जब वो अपना आईटीआर भरेगा तो अपनी आईटीआर में वो ग्रॉस इनकम यानी 60,000 दिखाएगा। दैट्स इट। अब मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। अगर देखिए, बैंक में एफडी के अलावा हो सकता है आपने किसी और को डिपॉजिट दी हो, आपने किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती नहीं है, पर आपने किसी पब्लिक कंपनी को या किसी फर्म को डिपॉजिट दी हो तो आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर 10% टीडीएस कट के मिलेगा। और वहां नियम है 5,000। दैट इज, बैंक तो क्या है, जैसे बैंक अगर किसी को 20,000 का ब्याज देगा एफडी का तो टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन कोई कंपनी या फर्म होगी तो 5,000 से ज्यादा फिगर होते ही वो टीडीएस काट लेगी। अगर आप हॉर्स रेस पे दांव लगाते हो और आपका इनाम खुल जाता है, यानी आपका दांव लगाया हुआ घोड़ा जीत जाता है और 10,000 से ज्यादा का इनाम आप जीतते हो तो 30% टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटेगा, ये मोटा नियम याद रखिए। और फिर आप उसको हर किसी को 75% कर लीजिए, है ना, क्योंकि वो रेट्स जनरल है, लाइफ में आपको वो वाली रेट्स काम आएंगी। तो 30% टीडीएस रेट है कटने की। अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या टेक्निकल सर्विस देते हैं, तो अगर आप सीए हैं, सीएस हैं, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, या आप एज अ डायरेक्टर आप अपनी किसी को सर्विसेज देते हैं या आप रॉयल्टी रिसीव करते हैं, तो 30,000 से ज्यादा होने पे आपका 10% टीडीएस कटेगा। और जो कैजुअल इनकम है, जो थर्ड और फोर्थ में मेंशन है, चाहे हॉर्स रेस हो या किसी लॉटरी वॉटरी से अगर आप पैसे जीतोगे तो उसमें भी आपका टीडीएस कटेगा और 30% कटेगा। कैजुअल इनकम पे बहुत हाई रेट से टैक्स करता है एंड दैट इज 30%, ठीक है। और जो एजेंट होते हैं, मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं, जो एजेंट होते हैं जो लॉटरी बेचा करते हैं, उनको अगर 15,000 से ज्यादा का कमीशन मिलता है तो 5% टीडीएस कटेगा। किस तरह में याद करना है, बिल्कुल आपको इनकम का नाम, उसकी मॉनेटरी लिमिट और उसकी रेट याद रखनी है। जनरली रेटें यही होती हैं 5%, 10%, 30%। जनरली 10% सबसे पॉपुलर रेट है, बट सबकी ये रेट नहीं है। इसी तरह से अगर आपका एनएसएस 87, अगर आप एनएसएस 87 से अमाउंट विड्रॉ करते हो और 2500 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हो तो 10% टीडीएस कटेगा। मैंने जैसे बता ही दिया, अगर आपको फर्म या कंपनी से ब्याज मिलता है 5,000 से ज्यादा मिलता है तो 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी एक आपने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदे, डिवेंचर्स वगैरह खरीदे, और वो कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो 5,000 से ज्यादा अमाउंट होने पर ही टीडीएस कटेगा। और अगर अनलिस्टेड कंपनी का मामला है तो फिर आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। देखिए, आप 10वें और 11वें पॉइंट को समझिए। 10वें पॉइंट में भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है और 11वें पॉइंट में भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो 5,000 का लिमिट है, और अगर 5,000 अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है तो वहां पे टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो कैसे बांटेंगे, पहले से आप यूं कीजिएगा, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उसे अलग कर लीजिएगा और जो अनलिस्टेड है उसे अलग कर लीजिएगा, ठीक है। लिस्टेड में 5,000 का नियम है, अनलिस्टेड के अंदर भी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है उसमें भी 5,000 का नियम है, और जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर समझो इंटरेस्ट की कोई लिमिट भी नहीं है, उसमें आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अगर वो कंपनी, जैसे मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं, अगर वो आपका 4,000 रुपए का भी ब्याज होगा तो उस पर 400 रुपए टीडीएस काटेगी, और कोविड की वजह से हो सकता है 7.5% यानी 300 रुपए ही टीडीएस काटे, पर काटेगी जरूर। जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं
पब्लिक डिपॉजिट्स पे आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो ये आपको 11th और 12th पॉइंट ध्यान रखना है कि इन दो मामलों में आप टीडीएस की कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। इसी तरह से अगर आपने किसी ऐसी सिक्योरिटी को खरीदा है जो नगर पालिका या किसी पोर्ट ट्रस्ट ने इशू की है तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अगर आपने प्लांट एंड मशीन को किराए पर दिया है और आपका किराया साल का 2,40,000 से ज़्यादा आता है तो उस पर 2% टीडीएस कटेगा। और अगर आपने किसी को हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है या केवल ज़मीन किराए पे दे रखा है या फर्नीचर किराए पे दे रखा है और आपका महीने का किराया 20,000 से यानी सालाना किराया 2,40,000 से ज़्यादा आता है तो 10% टीडीएस कटेगा। तो देखिए रेंट में भी दो अलग रेट है। प्लांट एंड मशीन पे 2% टीडीएस है और बाकी चीज़ों पे 10% टीडीएस है। और जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या जो लॉटरी एजेंट होते हैं, ये पहले भी आ गया पॉइंट, 15,000 से ज़्यादा इनकम होने पे आपका 5% टीडीएस कटेगा। ये 5 और 10% आप देख लेना, ठीक। इसके बाद डिविडेंड, जैसे मैंने आज बताया कि डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड यानी घरेलू कंपनी यानी इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड अब टैक्सेबल होगा। आपका जो असेसमेंट ईयर है, आपके असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इसे टैक्सेबल कैटेगरी में रखा गया है। और ध्यान रखिएगा 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड होने पे आपका टीडीएस कटेगा। और जो डीम्ड डिविडेंड है उसके लिए भी यही नियम है कि 5,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर आपने लोन लिया है तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको एक बार में 30,000 से ज़्यादा मिलता है या पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलता है तो आपका 1% टीडीएस कटेगा। आई रिपीट, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, आप गाड़ियां देते हैं या कोई और तरह से आप ठेकेदार हैं, आपको ठेका राशि मिलती है, एक बार में 30,000 से ज़्यादा मिलता है आपको पैसा, तो आपका 1% टीडीएस भी कटेगा। और अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, अन्य मामलों में आपका 2% टीडीएस कटेगा। अगर पैन नंबर नहीं देते तो और ज़्यादा टीडीएस कटेगा। और अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट भी मिलते हैं तो पूरे साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट होगा तो टीडीएस कटेगा 1% या 2% के हिसाब से। एलआईसी की मैच्योरिटी कभी कभी टैक्सेबल होती है। अगर एलआईसी की मैच्योरिटी पे मिलने वाली राशि 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर भी 1% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा जैसे आप ये समझिए कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कैश के रूप में आपको गिफ्ट मिलता है, तो उसी तरह से आप ये समझिए कि अगर, अब मैं कैश की बात नहीं कर रहा, अगर आपको मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग आपको किसी से ज़मीन गिफ्ट में मिल गई, तो जो आपको किसी ने 20 लाख की ज़मीन गिफ्ट दे दी, कौन देगा छोड़ो उसको, 20 लाख की ज़मीन गिफ्ट में मिल गई तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। इसमें क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको मिली है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब एक समझ लो एक मिनिमम मूल्य उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो प्रॉपर्टी आपको मिली है उसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी और आपकी इनकम में मानी जाएगी। लेकिन अब अगर ये भी ध्यान रखो, ये तो मैंने फ्री की बात की, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, वो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख रुपए की और आपको वो मिल गई 8 लाख रुपए में, ठीक है। अब आप समझना, पहले तो नियम ये था कि भाई गैप कितना है, गैप है 2 लाख का, तो ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि 10 लाख की चीज आपको किस्मत से 8 लाख में मिल गई तो 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है और जो परचेज कंसिडरेशन होता है उसमें अंतर होता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता, या अंतर कहें अप टू 10% होता है। यहां पे तो अंतर जो है वो ज्यादा है, लेकिन कई बार जो अंतर होता है वो 10% तक होता है। तो उसमें आपको क्या है, ये मैं आपको नियम पढ़ के बताता हूँ। मान लीजिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा हूं मैं, अगर प्रतिफल दिया जाए परंतु स्टाम्प ड्यूटी मूल्य व प्रतिफल के मध्य अंतर 50,000 से ज्यादा हो और वास्तविक प्रतिफल के 10% से ज्यादा हो। अब आप देखो, जो मैंने 10 लाख और 8 लाख का एग्जांपल लिया, इसमें डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, हाँ, ये तो हो गई पहली कंडीशन। क्या डिफरेंस 10% से ज्यादा है, तो 8 लाख का 10% कितना होता है, 8 लाख का 10% होता है 80,000, तो क्या डिफरेंस 80,000 से भी ज्यादा है, हाँ, ठीक है। अब मान लो कि कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है और उसे 9,40,000 में खरीदा गया। 10 लाख की प्रॉपर्टी है और उसे 9,40,000 में खरीदा गया, तो क्या 50,000 से ज्यादा डिफरेंस है, हाँ। लेकिन क्या डिफरेंस 10% से ज्यादा है, तो जो 9,40,000 का 10% होता है वो है 94,000 रुपया।
और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है मात्र 60,000। तो दूसरे का आंसर आया नहीं, यानी डिफरेंस 50,000 से तो ज्यादा है पर 10% से ज्यादा नहीं है। तो इस केस में आपका वो जो टैक्स वाला पॉइंट है वो नहीं लगेगा। तो मोटे तौर पे बात क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, मोटे तौर पे नियम, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और जो एक्चुअल कंसीडरेशन है का जो अंतर है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो आपकी आय माना जाएगा, लेकिन वो अंतर 50,000 से ज्यादा होने के साथ साथ एक्चुअल वैल्यू के 10% से भी ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें जो मूवेबल एसेट्स हैं, जो अभी मैं मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। आपको जो मूवेबल एसेट्स हैं अगर वो गिफ्ट में मिलते हैं, जैसे गिफ्ट में देखो इंसान को क्या मिलेगा, या तो कैश मिलेगा या प्रॉपर्टी मिलेगी और अभी गोल्ड सोना चांदी मिलेगा, जैसे मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो आपको मिलेगा, अगर जो मिलने वाले गिफ्ट है उनका योग 50,000 से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। और अगर आपको सस्ते में मिला है, जैसे 50,000 का गोल्ड आपको 30,000 में मिल गया तो 20,000 रुपये हो गया। 1 लाख की चांदी आपको 40,000 में मिल गई तो 1 लाख की चांदी आपको 60,000 में मिल गई तो 40,000 हो गया। तो 20,000 गोल्ड में बेनिफिट हुआ था, 40,000 चांदी में बेनिफिट हुआ था, आपका बेनिफिट 1 लाख से 50,000 से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, ये चीजें आप याद रख लीजिए, ये हमेशा टैक्सेबल होती हैं। ये कैपिटल एसेट्स वाले टॉपिक में भी ध्यान रखिएगा और इस टॉपिक में भी ध्यान रखिएगा। जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होते हैं, ज्वेलरी होती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन होता है, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मूर्तियां, एक से एक जी शौकीन लोगों की बात ही एक चीजें उनके पास होती है। एनी वर्क ऑफ आर्ट या कोई बुलियन, बुलियन मतलब ये गोल्ड सिल्वर है ना, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल एसेट्स हैं। नियम क्यों बताया कि मान लो मुझे किसी ने कोई मुझे तो कौन देगा, सोने का बिस्कुट है ना, किसी ने मुझे गोल्ड बिस्कुट दिया और वो 70,000 की कीमत की गोल्ड बिस्कुट थे, वो अगर मुझे मिलेंगे तो वो टैक्सेबल होंगे और अदर सोर्स हेड में मेरी इनकम में माने जाएंगे। और मान लीजिए 70,000 का गोल्ड था और किसी ने मुझे 30,000 में दिया तो मेरे को जो बेनिफिट हुआ वो 40,000 का हुआ, यानी मेरा बेनिफिट 50,000 से कम है तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि साथ ही साथ में इस वाले पॉइंट के साथ ही साथ में मुझे एक 30,000 रुपये की चांदी 15,000 में मिली तो मुझे 15,000 का यहाँ पे भी फायदा हुआ, तो 15,000 और 40,000 55,000 का फायदा हुआ, तो ये फिर अदर सोर्स में जाएगा। तो ये सारे के सारे गिफ्ट रिसीवर, अगर गिफ्ट को पाने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपको इस नियम का ध्यान रखना है और ये टैक्सेबल होता है। इसके अलावा ऑब्वियस ही बात है, वीडियो लंबी हो रही है और आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बात क्या है कि एक एम्प्लॉय जब जॉब कर रहा था और तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। सपोज करो उसने खुद ने मिलाया 4 लाख, ये तो है एम्प्लॉय, और 6 लाख रुपए मिलाया एम्प्लॉयर ने जो उसका बॉस है, ठीक है। इस अमाउंट पे ब्याज बना मान लेते हैं 1 लाख और इस अमाउंट पे ब्याज बना मान लेते हैं 1.5 लाख, ठीक है। तो टोटल उसने और उसके बॉस ने 10 लाख रुपए मिलाया और 2.5 लाख रुपए ब्याज मिला, टोटल आपको 12.5 लाख मिला, टोटल आपको 12.5 लाख रुपए मिला। अब 6 लाख रुपए आपको बॉस की वजह से मिला और 1.5 लाख रुपए आपको बॉस की वजह से मिला, उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया था और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज जनरेट हुआ। तो 7.5 लाख रुपए तो जो आपको स्वामी की दया से मिला है, स्वामी यानी जो आपका जो मालिक है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसकी वजह से आपको मिला है, तो ये 7.5 लाख रुपए तो सैलरी हेड में जाएगा। दिस 7.5 लाख विल गो टू सैलरी हेड। और ये वाला जो ब्याज है, ये आपका अदर सोर्स में जाएगा, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, उस फंड की मैच्योरिटी पे आपको 12.5 लाख मिला, 12.5 लाख रुपए में से जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन दैट है वो तो आपका गया सैलरी हेड में, और जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का जो ब्याज एलिमेंट है, केवल ब्याज वाला एलिमेंट है, वो आपका जाएगा अदर सोर्स में और इसका कुछ नहीं होगा। यही नियम लिखा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ डालने की। और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो टीडीएस नहीं करती। अब आप देखो, आपके इनकम भी कई तरह के होते हैं। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं। अब टैक्सेबल में 2 कैटेगरी है, टैक्सेबल होते हैं और जिनके ऊपर टीडीएस भी कटता है। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं और उन पर टीडीएस नहीं कटता, और कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो आपकी इनकम में ही नहीं जोड़े जाते। तो जैसे
कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल तो होता है पर उस पर टीडीएस नहीं कटता। बैंकों का जो बचत खाते का ब्याज होता है वो इनकम होता है, टैक्सेबल इनकम होता है, पर टीडीएस नहीं कटता। विदेशी प्रतिभूतियों का जो ब्याज होता है वो इनकम होती है, टैक्सेबल होता है, पर टीडीएस नहीं कटता। इसी तरह से अगर आपने हॉर्स रेस के अलावा कोई रेस, और जैसे कोई कैमल रेस हो गई, कोई डॉग रेस हो गई, ऐसी कोई रेस से आपने पैसा जीता तो वो भी इनकम है, पर उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। और कुछ और रूल्स भी हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराता है, और मतलब मान लीजिए कि आपने जब आप वर्किंग थे तो आपने पैसा जमा कराया, जब आप वर्किंग थे तब आपने पैसा जमा कराया, इसलिए जमा कराया कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिले, तो वो जो पेंशन आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक है। और इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसका जो 8th इशू होता है, मतलब सीरीज होती है, ये 8th इशू होती है, उसमें जो आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने पोस्ट ऑफिस में गए और आपने एनएससी का ये वाला 8th इशू खरीदा। अब 8th इशू खरीदा और आपको अभी आपका चौथा साल चल रहा है, और चौथे साल का ब्याज है मान लीजिए 8.95%। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 8,950 रुपए आपका ब्याज होगा। मैं आपको बताऊं ये आपको ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 साल में मैच्योरिटी होती है, तो चौथे साल में आपने ब्याज कमाया तो ये आपकी इनकम में जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपने कमाया, आपको मिला नहीं है, फिर भी आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है आपका कौन सा वर्ष चल रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट को कितने साल हो गए। अगर आपका 5वें वर्ष चल रहा है और 5वें वर्ष की मान लीजिए ब्याज दर है 11.10%, तो 1 लाख का 11,100 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है। और अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिए हैं कि अगर आपके बिजनेस की कोई एसेट है, और आपने उसे टेम्परेरी किराए पे दे दिया, तो वो इनकम फिर बिजनेस की इनकम ही मानी जाएगी। यानी मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर सेंटर है, 2 महीने के लिए कंप्यूटर सेंटर आपको बंद करना पड़ा, आपने कंप्यूटर किसी को किराए पे दे दिए, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, अदर सोर्स नहीं मानी जाएगी। और एक होता है हॉर्स रेस में पैसे कमाना, वो तो प्योर किस्मत वाली बात है कि आपने 10 नंबर घोड़े पे दांव लगाया, 12 नंबर घोड़े पे दांव लगाया और पैसे जीत गए, तो वो इनकम तो अदर सोर्स होती है। और एक होता है हॉर्स रेस के जो घोड़े होते हैं, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, उनको मेंटेन करना। ठीक है ना, उनको मेंटेन करना, उनको खाने पीने पे ध्यान देना, उनको रेस के लिए तैयार करना, तो ये एक तरह का बिजनेस होता है। तो ये जो बिजनेस होती है वो इनकम भी अदर सोर्स में जाती है। अब इसमें कॉमन ये है कि हॉर्स रेस की इनकम भी अदर सोर्स में जाती है अगर हो गई तो, और ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये बिजनेस है, लेकिन ये खास तरह का बिजनेस है, और ये इनकम भी आपकी अदर सोर्स में जाती है। ठीक है। फर्क ये है कि हॉर्स रेस या कैजुअल इनकम में जो आप पैसा खर्च करते हो, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, और इस वाले बिजनेस में आप जो खर्चे करते हो उनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है सर, दैट वाज ऑल। यही था सारा कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगले वीडियो में मैं इसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने जस्ट थ्योरी पे बात की। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।